A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Hello students, to understand the second feature of democracy, let us take a topic: free and fair electoral competition. In China, elections are regularly held after every 6 years. So, in China, after every 6 years elections are held. हर 6 साल पे इलेक्शन होते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, ताकि वो अपनी कंट्री के लिए एक पार्लियामेंट इलेक्ट कर सकें। और उस पार्लियामेंट का क्या नाम है? इट इज़ कॉल्ड क्विंगुओ रेनमिन डायबियो डाहुई, जिसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। सो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस को पूरी पावर मिली है कि वो जो है अपनी कंट्री के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चाइना से इसमें नेशनल पीपल्स कांग्रेस में 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ इसके मेंबर्स आर्मी से इलेक्ट होकर आते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन में चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए किसी भी व्यक्ति को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता था, उसकी सहमति लेनी पड़ती थी। जब उनको अप्रूव करता था तभी वो इलेक्शन में खड़े सकते थे। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर अलाइड टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002-2003। यानी 2002-3 में जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुए थे, केवल वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता था जिसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से या उसके जो 8 स्मॉलर पार्टीज़ और थी जो उसके अधीन में थी, उसके अलाइड पार्टीज़ थी, उनकी सहमति से वो इलेक्शन में खड़े हो सकते थे और इलेक्शन हुआ। सो द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। इस तरह से हर साल कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं मैक्सिको की। 1930 में मैक्सिको आज़ाद हुआ और हर 6 साल पे वहाँ इलेक्शन होता रहा प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए। सो द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री डिक्टेटर्स रूल। यानी इस देश में कभी भी मिलिट्री रूल या डिक्टेटर रूल कभी भी स्थापित नहीं हुआ। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। तो हर जो है उसके बाद एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती थी जिस पार्टी का नाम था PRI। ये पार्टी, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो अपोजिशन पार्टीज़ डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इसके खिलाफ जितनी पार्टियां थी वो इलेक्शन तो लड़ती थी बट नेवर मैनेज टू विन, कभी भी जीत नहीं पाती थी। सो द PRI वाज नोन टू यूज़ मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। इसलिए PRI जो है बहुत डर्टी ट्रिक्स के लिए जानी जाती थी। इलेक्शन जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे और हर तरह के गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करती थी। सो ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड दिस पार्टी मीटिंग्स। जितने लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसेज में जितने लोग एम्प्लॉयड थे, नौकरी करते थे, उनके लिए कंपलसरी था कि वो PRI की मीटिंग अटेंड करें। सो टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते थे वो जो है बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते थे, उनसे ज़बरदस्ती करते थे कि वो PRI को वोट दें। एंड मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़। जो मीडिया होती थी, न्यूज़पेपर वाले, वो हमेशा केवल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की ही जो है बुराई करते थे और हमेशा उनकी आलोचना करते थे। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। कभी कभी तो पोलिंग बूथ जो है अंतिम समय में वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता था, किसी दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाता था। और जो लोग उनके खिलाफ वोट डालने वाले होते थे वो भी वोट नहीं डाल पाते थे और उनके पक्ष में किसी और व्यक्ति के द्वारा वोट डलवा दिया जाता था। सो दिस मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। इससे लोगों को वोट देने में कठिनाई होती थी।
and the PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. PRI पार्टी जो है अपने कैंडिडेट्स से इलेक्शन लड़ाने के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत पैसा खर्च करती थी. Should we consider the elections described above as examples of people electing their rule? क्या हम जो ऊपर इलेक्शन डिस्क्राइब किया गया है ये सही तरीका है अपने रूलर को चुनने का, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का? क्या ये सही तरीका है जो आपने ऊपर देखा? तो रीडिंग दिस एग्जाम्पल्स वी गेट सेंस दैट वी कैन नॉट. इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हमें एक सेंस मिलता है, एक हमें समझ आती है कि ये ऐसा नहीं कर सकते. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर. इनमें तो बहुत सारी समस्याएं हैं. इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस. चाइना में इलेक्शन में जो है पीपल को कोई अपना सीरियस चॉइस नहीं मिलता, उनके मनपसंद का कैंडिडेट नहीं मिलता. दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट. उन्हें हमेशा रूलिंग पार्टी के ही कैंडिडेट को चुनना पड़ता था जिसे वो अप्रूव करते थे, जिसे वो मतलब एक तरह से मान्यता देते थे. सो कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या इसे हम अपना चॉइस कह सकते हैं? क्या ऐसे हमें अपने चॉइस का लीडर मिल सकता है? इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, अब मैक्सिको के एग्जाम्पल में देखते हैं. पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस. देखने में तो लगता है कि लोगों के पास जो है उनको उनकी चॉइस का जो है क्या कहते हैं लीडर खड़ा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनकी कोई चॉइस का लीडर नहीं मिल पाता था, उनका चॉइस का लीडर मिलता ही नहीं था. देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड. ऐसा कोई तरीका ही नहीं था कि रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हार जाए. इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट. भले ही पूरी जनता उसके खिलाफ हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हार नहीं पाता था मैक्सिको में. सो दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस. तब हम इसे फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते. वी कैन दस ऐड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इस तरह से हम समझने के लिए डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. वो क्या है? होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशेंट. केवल इलेक्शन कराना ही पर्याप्त नहीं होता. द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स. इलेक्शंस में हमें अब एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव मिलना चाहिए जिसमें हमारे रियल चॉइस का लीडर भी हो, मतलब हमारे चॉइस का कैंडिडेट भी उसमें होना चाहिए. एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव दिस एग्जिस्टिंग रूलर्स. तभी अपने इस चॉइस को चुन करके हमारे जो जितने भी वोटर्स हैं वो अपने चॉइस का रूलर इलेक्ट कर सकते हैं. सो दे विश सो, मतलब चाहे मतलब वो अपनी पसंद का, अपनी इच्छा के अनुसार अपने रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग रूलर्स को हटा सकते हैं. सो सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहती है? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. यानी कि डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर कहता है कि डेमोक्रेसी हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होती है, जबकि इसमें जो भी पार्टी पावर में है उसके हारने के भी चांसेस होने चाहिए. ये नहीं कि वो पार्टी हमेशा के लिए अजेय हो जाए, कभी उसको कोई हरा ही ना सके. तो इस तरीके से सेकंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को हम we can state that a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing.